आज का हमारा टॉपिक है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे। तो हम जनरल एक्सेप्शन वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसको हम 76 सेक्शन से ऑनवर्ड पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने पढ़ लिए थे सेक्शन 95 तक। तो वहाँ तक थे हमारे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका स्टार्ट होगा 96 से लेके तो 106 तक। तो ये है ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको देखें, इसका कंसेप्ट देखें तो ये है कि वो वाले तमाम एक्ट जो हम प्राइवेट डिफेंस के लिए कमिट करते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं होता। जो हम अपनी जान बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, वो वाले एक्ट जो हम किसी दूसरे बंदे की जान बचाने के लिए या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो एक्ट हम कमिट करते हैं वो ऑफेंस नहीं कहलाते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96 टू 106। तो इसमें अमूमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि बताएं कौन कौन से डिफेंस हैं जो प्राइवेट कौन कौन से प्राइवेट डिफेंस हैं जो लिए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 96 टू 106। तो पहले हम जनरल सेक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे, वो भी इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट था। तो उसमें मैंने पहले भी आपको बताया था कि जनरल एक्सेप्शन का मतलब ये है कि वो वाले तमाम ऑफेंसेस जो पाकिस्तान पिनल कोड के तहत होते हैं उन ऑफेंसेस से बचने के लिए हम सहारा लेते हैं जनरल एक्सेप्शंस का, जो सेक्शन 76 से स्टार्ट होती हैं अनवर्ड। कि अगर इन सेक्शंस के तहत कोई एक्ट कमिट किया जाए तो वो एक्ट एक्सेप्शन में आ जाता है, वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाता। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि ऐसे तमाम एक्ट्स जो हम अपनी प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी, अपनी जान या किसी और की जान बचाने के लिए कमिट करते हैं, वो तमाम एक्ट्स जो हैं ऑफेंस नहीं कहलाते। तो इसी तरह हम अब पढ़ लेते हैं सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। तो जब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा, पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखेंगे, फिर आप मीनिंग ऑफ प्राइवेट डिफेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप रेलिवेंट प्रोविजन लिख लेंगे। रेलिवेंट प्रोविजन में आप सेक्शन 96 से लेकर 106 तक लिख लेंगे। तो उसके बाद हम 1 बाय 1 इन तमाम सेक्शंस को एक्सप्लेन कर देंगे क्वेश्चन में। तो पहला है सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 96 ये कहता है कि वो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि कोई भी ऐसा एक्ट जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लिए कमिट किया जाता है वो ऑफेंस नहीं कहलाता। उसके बाद सेक्शन 97 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी, के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अकॉर्डिंग टू बॉडी क्या है एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या है। तो 97 सेक्शन सेज दैट every person has a right subject to the restrictions contained in section 97 to defend। यहाँ पे एक तो उसने जनरल रूल प्रोवाइड कर दिया और साथ ही उसने एक्सेप्शन भी दे दिया, कुछ पाबंदियाँ भी लगा दी हैं कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस कंटेन इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा ये जो तमाम चीज़ें सेक्शन 97 में दी गई हैं, इन चीज़ों में हम प्राइवेट डिफेंस का राइट इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या है, हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कि अपनी बॉडी को बचाने के लिए या किसी और शख्स की बॉडी को बचाने के लिए अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ऐसे किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी ऐसे एक्ट के लिए जिस एक्ट की वजह से किसी ह्यूमन बॉडी का नुकसान होता हो, किसी ह्यूमन बॉडी के नुकसान को बचाने के लिए, चाहे वो अपनी हो या किसी और की हो, तो उसके लिए जो एक्ट कमिट किया जाता है वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाता। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट विच इज़ एन ऑफेंस फॉलिंग अंडर द डेफिनेशंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज़ एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। सिंपल है जो सेकंड पार्ट है 97 सेक्शन का, कि प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो,
उस प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए इन शेप ऑफ थेफ्ट नुकसान हो रहा हो, इन शेप ऑफ रॉबरी हो रहा हो, या इन शेप ऑफ मिसचीफ हो रहा हो, या क्रिमिनल ट्रेसपास की सूरत में कोई लॉस हो रहा हो, या फिर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा हो, तो इन ऑफेंसेस को रोकने के लिए जो एक्ट किया जाता है वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाता। तो अभी तक हमने यही पढ़ा, सेक्शन 96 में यही पढ़ा कि वो चीज़ें जब प्राइवेट डिफेंस के लिए कमिट की जाती हैं वो ऑफेंस नहीं कहलाती। सेक्शन 97 में हमने पढ़ा कि जो रिस्ट्रिक्शंस सेक्शन 99 में दी गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा वो तमाम एक्ट जो सेक्शन 97 के तहत कमिट किए जाते हैं वो वाले भी ऑफेंस नहीं कहलाते। उसमें पहला पार्ट था कि वो वाले एक्ट जो अपनी बॉडी को बचाने के लिए या किसी दूसरे बंदे की बॉडी को बचाने के लिए कमिट किए जाते हैं वो ऑफेंस नहीं कहलाते। दूसरा हमने पढ़ा कि जो ऑफेंस अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, उसको लॉस से बचाने के लिए जो एक्ट कमिट किए जाते हैं वो एक्ट भी ऑफेंस नहीं कहलाते। उसके बाद सेक्शन 98 है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एट्सेट्रा। अब हम वो वाले एक्ट्स पढ़ेंगे कि जो मतलब एक अनसाउंड माइंड पर्सन है उसने कोई एक्ट कमिट कर दिया या उसके किसी एक्ट से हमें इस चीज़ का ख़तरा है कि वो हमारी जान ले लेगा या उसके उस एक्ट की वजह से हमें शदीद किस्म का लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तो उसके ख़िलाफ़ भी हम वो तमाम राइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम एक्ट कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के एक्ट के साथ हम कर सकते हैं। पीछे हमने एक सेक्शन में पढ़ा था जो 76 से अनवर्ड स्टार्ट हो रहे थे कि जो अगर किसी ने पागलपन में कोई एक्ट कर दिया तो वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसी लिहाज से सेक्शन 98 ये हमें मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है कि अगर कोई बंदा पागल भी है, अनसाउंड माइंड पर्सन भी है, फिर भी उससे हमें इस चीज़ का ख़तरा है कि उसका ये एक्ट इतना ख़तरनाक हो सकता है कि हमारी जान जा सकती है या किसी दूसरे बंदे की जान जा सकती है या हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस सूरत में उसके एक्ट को रोकने के लिए भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेक्शन 98 व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस is not that offense by reasons of the youth, the want of maturity of understanding and the unsoundness of mind or the intoxications of the person doing that act or by reasons of any misconception on the part of that person. Every person has the same right of private defense against the act which he would have it if the act were the offense। सेक्शन 98 में अब सिंपली यही चीज़ें बताई गई हैं कि वैसे हम देखें कि अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन है उससे कोई एक्ट कमिट होता है तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं होता, या फिर कोई एक्ट कमिट होता है मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से तो वो एक्ट भी ऑफेंस नहीं होता, या फिर अगर किसी बंदे को उसको इंटॉक्सिकेशन दी गई है उसकी विल के अगेंस्ट तो उस बंदे का एक्ट भी ऑफेंस नहीं कहलाता। तो सेक्शन 98 ये कहता है कि अगर ये तमाम लोगों से कोई ऐसा एक्ट कमिट होने का खदशा हो, कोई डर हो कि ये लोग कोई ऐसा एक्ट कर देंगे जिससे हमारी बॉडी को या किसी दूसरे की बॉडी को या हमारी प्रॉपर्टी को या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, तो उनके उस एक्ट के खिलाफ भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सेक्शन 99 पे। तो सेक्शन 99 का हवाला दिया गया था सेक्शन 97 में, वहाँ पे ये कहा गया था कि सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस के अलावा हम हर जगह पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो सेक्शन 99 के तहत हम देख लेते हैं। सेक्शन 99 ये कहता है कि देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or of grievous hurt if done or attempted to be done by a public servant acting in good faith under color of his office, though that act may not be strictly justified by law। देखें सेक्शन 99 अब हमें ये कहता है
कि हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब? जब तक हमें इस चीज़ का की एप्रीहेंशन ना हो कि हमारी डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट का खौफ ना हो। जब हमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ होती है या ग्रीवियस हर्ट की कोई हालात नज़र आ रहे होते हैं, तो उन हालात में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आम हालात हैं जिसमें हमें अपनी मौत भी नज़र नहीं आ रही, फिर हमें मतलब ग्रीवियस हर्ट होने की भी कोई एप्रीहेंशन नहीं है, तो फिर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये नहीं कि हमें लग रहा है कि किसी बंदे के एक्ट की वजह से हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा तो बदले में हम उसकी जान ले लें, इन हालात में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि जिन हालात में हमारी जान को खतरा हो या ग्रीवियस हर्ट की एप्रीहेंशन हो, उन हालात में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं। या फिर एक उन्होंने यहाँ पे चीज़ बताई है कि वो कोई भी ऐसा एक्ट जो अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस। ये कहता है सेक्शन 99 कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो वो इन गुड फेथ कोई एक्ट कमिट कर रहा है। इन गुड फेथ यानी कि वो स्टेट के बिहाफ पे किसी को अरेस्ट कर रहा है या कोई भी एक्ट कर रहा है, तो हम उसके उस एक्ट के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कोई भी किसी दूसरे बंदे का एक्ट जिससे हमें मौत का खतरा ना हो या ग्रीवियस हर्ट का खतरा ना हो या फिर वो वाला एक्ट किसी पब्लिक सर्वेंट से कंडक्ट किया जाए और वो इन गुड फेथ एक्ट कमिट कर रहा हो, तो उस एक्ट के खिलाफ हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक रिस्ट्रिक्शन है जो 99 सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका सेकंड पैरा है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इफ डन or attempted to be done by the direction of a public servant acting in good faith under color of his office, though that directions may not be strictly justified by law। सेकेंड पैरा सेक्शन 99 का ये हमें बताता है कि अगर कोई एक्ट जिसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ना हो या फिर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट ना हो और वो एक्ट कमिट किया जाए ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जैसे जज किसी पब्लिक सर्वेंट को कह देता है कि ये तुम इस फलां मेरे आर्डर की एग्जीक्यूशन करवा के लेके आओ, तो इस तरह से अगर कोई एक्ट कमिट किया जाता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, तो उसके लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो इसका थर्ड पैरा है वो ये प्रोवाइड करता है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़। जो इसका तीसरा पैरा है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास इतना टाइम हो कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उस टाइम और या हम किसी दूसरे बंदे के डिफेंस के लिए मतलब उसको बचाने के लिए हमारे पास टाइम है कि हम उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो फिर इन हालात में भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली सेक्शन 99 के तहत। पहले तो हमने ये पढ़ी कि कोई भी ऐसा एक्ट किसी पब्लिक सर्वेंट का जिसमें एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ना हो या फिर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट ना हो और वो वाला एक्ट कमिट किया जाए किसी पब्लिक सर्वेंट से, तो उसमें हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा पैरा हमने ये पढ़ा कि अगर कोई एक्ट कमिट किया जा रहा हो ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट और उस एक्ट में कोई वो ना हो, कोई एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ना हो, ग्रीवियस हर्ट ना हो, का कोई खौफ ना हो, तो फिर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो तीसरा पैरा है इसका वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास रीजनेबल टाइम अवेलेबल हो कि हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो भी हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सहारा नहीं ले सकते। उसके बाद है एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड। अब सेक्शन 99 के तहत भी कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं कि ये हालात होंगे तो इन हालात में प्राइवेट डिफेंस लिया भी जा सकता है। पहला वो क्या है, अब द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म दैन इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस। एक्सप्लेनेशन 1 है इसकी, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन or attempted to be done by a public servant as such unless he knows or has reasons to believe that the person doing the act such public servant।
इसमें ये कहा जाता है कि अगर एक शख्स, ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, के किसी भी शख्स को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से महरूम नहीं किया जा सकता। उस एक्ट के खिलाफ जो डन किया जाता है पब्लिक सर्वेंट की वजह से, और उसको ये नॉलेज नहीं होता कि वो पब्लिक सर्वेंट है, या किसी भी तरह से वो इस चीज़ से अवेयरनेस नहीं होती उसको कि ये वाला एक्ट जो है ये पब्लिक सर्वेंट से कमिट किया जा रहा है। इसी तरह से जब हम एक्सप्लेनेशन 2 इसकी पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि जब ऑन दी डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट कमिट किया जा रहा हो और जिस बंदे के साथ कमिट किया जा रहा है वो इस चीज़ से बिल्कुल भी बाखबर नहीं है, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये वाला पब्लिक सर्वेंट है या जो बंदा एक्ट कमिट कर रहा है ये ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का है, तो फिर उन हालात में वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले भी सकता है। अब फिर एक दफ़ा सुन लें, सेक्शन 99 हमें ये बताता है कि पहला उसका पार्ट तो हमें रिस्ट्रिक्शंस बताता है क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, पहली दूसरी तीसरी, फिर उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है वो ये बताता है कि कुछ इन हालात के तहत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया भी जा सकता है कि जब उसको इस चीज़ का नॉलेज ही ना हो कि ये जो एक्ट कमिट कर रहा है ये पब्लिक सर्वेंट है, जब उसको पता ही नहीं है तो फिर वो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी एक्ट कमिट कर सकता है। इसी तरह एक्सप्लेनेशन 2 है इसकी कि ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अगर कोई बंदा एक्ट कमिट कर रहा है और उसके मुतालिक भी उसको नॉलेज नहीं है कि ये वाला ऑन द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्ट कमिट कर रहा है, तो फिर भी वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इस्तेमाल कर सकता है, इससे उसको महरूम नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 100 है व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 100 हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें बताता है जिनके तहत मतलब किसी बंदे की डेथ काज की जा सकती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शंस mentioned in the last preceding sections to the voluntarily causing of death or of any other harm to the assailant if the offence which occasions the exercise of the right be of any of the descriptions hereinafter enumerated namely। अब ये कहता है सेक्शन 100 ये कहता है कि अब जो नीचे हम ग्राउंड्स पढ़ने लगे हैं इन ग्राउंड्स के तहत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल किया जा सकता है किसी बंदे की डेथ काज करने के लिए। पहली क्या है कि ये अगर बंदे को इन चीज़ों की एप्रीहेंशन हो तो फिर किसी दूसरे बंदे की जान ली जा सकती है जो वो एक्ट कमिट कर रहा हो। पहला क्या है कि सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। कहता है कि पहली बात तो यह है कि किसी बंदे का अटैक ही इतना खतरनाक है, उसने जो असाल्ट का मतलब ये था कि जो हमला किया जाता है किसी के ऊपर, कहता है वो ही इतना खतरनाक है कि जिससे ये लग रहा है कि इससे मेरी मौत वाक़या हो जाएगी, तो अपनी मौत को रोकने के लिए फिर हम दूसरे बंदे की मौत कर सकते हैं। तो ये एक पहली ग्राउंड है कि जब हम दूसरे बंदे की जान ले सकते हैं, इसके अलावा किसी ग्राउंड पे मतलब और किसी तरह से भी जान नहीं ली जा सकती। दूसरा है सेक्शन 100 जो दूसरी ग्राउंड प्रोवाइड करता है किसी बंदे की डेथ काज करने की, वो है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट। कहते हैं कि किसी बंदे का असॉल्ट, किसी बंदे का अटैक, हमला इस हद तक खतरनाक हो कि जिससे किसी ग्रीवियस हर्ट की तवक्का की जा सकती हो, तो इन हालात में भी किसी दूसरे बंदे की डेथ काज की जा सकती है। तीसरा है अब एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, जहाँ पे इस चीज़ का खौफ होता है, खतरा होता है, या किसी का असॉल्ट, किसी का हमला इस तरह का होता है कि जिससे कमिटिंग रेप की हालात नज़र आ रहे हों, या इससे बचने के लिए, रेप से बचने के लिए जो हम एक्ट करते हैं या हम किसी दूसरे बंदे की डेथ काज करते हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है जिसके तहत दूसरे बंदे की डेथ काज की जा सकती है। तो फोर्थली है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कि जहाँ पे अननेचुरल लस्ट के हालात हों, इसकी एप्रीहेंशन हो, तो इन हालात में भी किसी दूसरे बंदे की डेथ काज की जा सकती है। फिफ्थली है कि एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, कि किसी बंदे का असॉल्ट, किसी बंदे का हमला इस हद तक खतरनाक हो कि जिससे उसकी इंटेंशन हो किडनैप करने की या अबडक्शन की, तो इन हालात में भी डेथ काज की जा सकती है। 6 नंबर पे है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ
wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release। 6 नंबर पे है कि जहाँ पे असल्ट ऐसा हो कि किसी बंदे की इंटेंशन हो रॉन्गफुल कन्फाइन करने की, इलीगली किसी बंदे को कन्फाइन करने की इंटेंशन हो, तो इन हालात में भी किसी बंदे की डेथ काज की जा सकती है। तो अभी तक हमने सेक्शन 100 में पढ़ ली 6 ग्राउंड्स थी। ये 6 ग्राउंड्स हैं जिनके तहत किसी बंदे की डेथ काज की जा सकती है। अगर इसके अलावा किसी किस्म का फेयर हो या इसके अलावा किसी किस्म की एप्रीहेंशन हो तो उसमें डेथ काज नहीं की जा सकती, उसमें डेथ काज नहीं की जा सकती, उसमें कोई और भी रीज़नेबल जो एक्ट है वो कमिट किया जा सकता है। अब इसके बाद हम सेक्शन आ जाते हैं 101 पे। तो ये है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू काजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। अब सेक्शन 101 जो है ये हमें ये उन चीज़ों के मुतालिक बताता है कि जो सेक्शन 100 के अलावा किसी की डेथ काज करने के अलावा जो एक्ट कमिट किए जा सकते हैं। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन enumerated in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restrictions mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। कहते हैं कि वो जो पीछे हम 6 ग्राउंड पढ़ चुके हैं सेक्शन 100 में, उन 6 ग्राउंड के अलावा अगर कोई और ग्राउंड होगी तो उसमें हम डेथ के अलावा कोई भी किसी किस्म का भी एक्ट कमिट कर सकते हैं विद द रेस्ट्रिक्शन विच इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 99। उसके बाद है सेक्शन 102। एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि सेक्शन 102 और सेक्शन 105 इन दो सेक्शंस को मिला के तो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये हमें अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करता है कि कहते हैं कि कब मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आगाज़ कब होता है और ये कब तक जारी रहता है। तो सेक्शन 102 ये कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट or threat to commit the offence, though the offence may not have been committed, and it continues as long as such apprehension of danger to the body continues। सिंपल सी बात आपने ध्यान में रखनी है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आगाज़ तब होता है जब हमारी बॉडी डेंजर में होती है। डेंजर जब हमारी बॉडी को किसी किस्म का ख़तरा शुरू हो जाता है, हम अपनी बॉडी को ख़तरे में महसूस कर रहे होते हैं, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है और ये जारी तब तक रहता है जब तक बॉडी ख़तरे में रहती है। जैसे ही हमारी बॉडी आउट ऑफ डेंजर हो जाए तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है सेक्शन 103। सेक्शन 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। कहते हैं पीछे हमने सेक्शन 100 में ये पढ़ा था कि जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है बॉडी के लिहाज से कि किन किन ग्राउंड्स पे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं टू सेव द बॉडी। अब हम सेक्शन 103 में ये पढ़ने लगे हैं कि किन किन हालात में हम किसी बंदे की डेथ काज करते हैं सेव करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए जब हम दूसरे बंदे की डेथ काज कर सकते हैं वो कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं। पहले सेक्शन 100 में हमने ग्राउंड्स पढ़ी बॉडी से रिलेटेड। अब सेक्शन 103 में हम ग्राउंड पढ़ेंगे कि जब हम प्रॉपर्टी को सेव कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं जिनके तहत दूसरे बंदे की डेथ काज की जा सकती है। तो सेक्शन 103 सेज दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी काजिंग ऑफ डेथ or of any other harm to the wrongdoer if the offence the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of the right be an offence of any of the descriptions in after enumerated namely। अब सेक्शन 103 हमें ये प्रोवाइड करता है कि ये वाली ग्राउंड्स हैं जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। इन ग्राउंड्स के तहत कोई बंदा अगर कोई एक्ट कमिट करता है या उसको कमिट करने की अटैम्प्ट करता है तो हम ये इन चीज़ों के तहत किसी बंदे की डेथ काज कर सकते हैं। पहली क्या है ग्राउंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की, रॉबरी। जब
रबड़ी एक का फेयर हो, हमें ये इस चीज़ का की एप्रीहेंशन हो कि रबड़ी कमिट हुई है, हो रही है या अटेम्प्ट की जा रही है, तो फिर जो बंदा रबड़ी कमिट कर रहा है उसकी डेथ काज की जा सकती है। सेकेंडली है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जब किसी बंदे के घर में दाखिल हुआ जाता है बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग की जाती है। हाउस ब्रेकिंग, रॉबरी, इन सारे सेक्शंस को हम जाके जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस वाले हैं उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी बस आपने ये ग्राउंड्स अपने माइंड में रखनी है, ये कौन कौन सी ग्राउंड्स है जिनके तहत दूसरे बंदे की डेथ कॉज की जा सकती है। तो सेकंड ग्राउंड है इसकी हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। जब हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का की अप्रीहेंशन हो तो तब दूसरे बंदे की डेथ कॉज की जा सकती है। थर्डली है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property। कहते हैं कि mischief by fire committed on any building, कि किसी भी बिल्डिंग के साथ जब मिसचीफ की जाती है, उस बिल्डिंग को आग लगाई जाती है, या किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल जो इंसानों की रहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग, उसके ऊपर कोई गोलियां वगैरह बरसाई जाती हैं या उसको आग लगाई जाती है, किसी किस्म का उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, या वो वाली बिल्डिंग किसी वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मूवेबल रखी गई है, तो उसके साथ कोई भी जो मिसचीफ की जाती है उसको सेव करने के लिए भी हम दूसरे बंदे की जान ले सकते हैं इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। फोर्थली है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड। फोर्थ ग्राउंड ये है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, जिसमें किसी दूसरे बंदे की डेथ काज की जा सकती है, कि जहाँ पे फेयर हो थेफ्ट का, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास का, तो इन हालात में भी दूसरे बंदे की डेथ काज की जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 104 व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो सेक्शन 104 ये सेक्शन 101 से मिलता जुलता है। सेक्शन 101 में ये बताया गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कब स्टार्ट होता है, सेक्शन 102 सॉरी, तो कब इसका ना, ये सेक्शन 104 जो है ये सेक्शन 101 से मिलता जुलता है, जिसमें सेक्शन 101 में हमने ये पढ़ा था कि डेथ के अलावा जब हम कोई एक्ट करते हैं तो वो एक्ट कौन कौन से हैं। तो सेक्शन 104 भी हमें सेक्शन 101 जैसा ही मटेरियल प्रोवाइड करता है, कि जिसमें जो पीछे हमने सेक्शन 103 में 4 ग्राउंड पढ़ी हैं किसी की डेथ काज करने की, उन ग्राउंड्स के अलावा अगर कोई ग्राउंड अवेलेबल हो तो उसमें हम दूसरे बंदे की डेथ काज नहीं करेंगे, लेकिन उसको किसी और तरह का कोई भी एक्ट करके तो हम उसको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन उसके बाद 105 पे आ जाते हैं। सेक्शन 105 है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ये मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 102 और सेक्शन 105 को मिला के तो एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है। अब सेक्शन 102 में था कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, और सेक्शन 105 में है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 102 में हमने ये पढ़ा कि जैसे ही हमारी बॉडी इन डेंजर हो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाता है, और तब तक वो कंटिन्यू रहता है जब तक हमारी बॉडी इन डेंजर होती है, और जैसे ही हमारी बॉडी आउट ऑफ डेंजर हो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी ख़त्म हो जाता है। अब सेक्शन 105 के तहत हम ये पढ़ते हैं, इसमें क्या ग्राउंड्स बताई गई हैं कि जिनके तहत कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस होता है और कब तक कंटिन्यू रहता है। तो सेक्शन 105 it says that the right of private defense of property commence when a reasonable apprehension of danger to the property commence। तो कहते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है ये तब कमेंस होता है जैसे ही हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इन डेंजर हो। जैसे ही प्रॉपर्टी खतरे में होगी, खतरे में पड़ जाएगी, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी शुरू हो जाएगा। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट continue till the offender has effected his retreat with the property, or either the assistance of the public authorities obtained or the property has been recovered। सेक्शन 105 का सेकंड पैरा हमें ये बताता है कि अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहे हों इन शेप ऑफ थेफ्ट,
तो तब तक जब तक जो बंदा थेफ्ट करके लेके जा रहा है प्रॉपर्टी को, जब तक वो थेफ्ट की हुई प्रॉपर्टी को रिट्रीट नहीं कर देता, उसको छोड़ नहीं देता, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर कोई बंदा जैसे जैसे एक बंदा है जो किसी के घर से कुछ चीज़ें चुरा के तो भागा है, जैसे ही वो चीज़ें चुरा के भागेगा तो राइट चुराने के लिए आएगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाएगा। जब वो चीज़ें चुरा के तो बाहर जाएगा तो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू करेगा। अगर वो बाहर जाके कहीं पे चीज़ें वगैरह फेंक जाता है या उसी घर में वापस फेंक जाता है, तो जैसे ही वो फेंक जाएगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ जब तक थेफ्ट की हुई चीज़ें किसी दूसरे के कब्जे में रहेंगी जिसने थेफ्ट की है, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कंटिन्यू रहेगा। थर्ड पैरा है इसका, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempt to cause to any person death or hurt or wrongful restraint, as long as the fear of instant death or of instant hurt of instant personal restraint continues। यहाँ पे भी थर्ड पैरा इसका यही हमें बताता है कि जब तक हमारी प्रॉपर्टी या जिस मकसद के लिए कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है वो इन डेंजर है, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा, और जैसे ही खतरे में पड़ेगी तो वो कमेंस हो जाएगा, तो तब तक वो जारी रहेगा जब तक वो आउट ऑफ डेंजर नहीं हो जाती। फोर्थ पैरा है इसका, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल और ट्रेसपास मिसचीफ। कि जब कोई ऑफेंस कमिट होने का कि अप्रीहेंशन हो क्रिमिनल ट्रेसपास की और मिसचीफ की, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ऑफेंस कमिट करने वाले बंदे का एक्ट कंटिन्यू रहेगा, तब तक ये भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी जारी रहेगा, और जैसे ही वो अपना एक्ट रोक देगा तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी ख़त्म हो जाएगा। इसका लास्ट पैरा है सेक्शन 105 का, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास विच हैज़ बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। कहते हैं कि जब तक जैसे ही कोई बंदा हाउस ब्रेकिंग करता है बाय नाइट तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक वो वहाँ तक मौजूद रहेगा वो जारी रहेगा, जैसे ही वहाँ से निकल जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 106 है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। तो ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम रहने देते हैं। तो ये सेक्शन 105 तक आपसे आपके क्वेश्चन 2-3 तरह से आपको पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि वो ग्राउंड्स बताएं जिन ग्राउंड्स के तहत किसी बंदे की डेथ काज की जा सकती है। फिर सेक्शन 100 और सेक्शन 103 को मिला के तो आप अपना क्वेश्चन बनाएंगे। अगर वो पूछ लेता है कि बताएं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की डिफेंस कमेंस कब होता है और ये कंटिन्यू कब तक रहता है, फिर आप सेक्शन 102 और सेक्शन 105 को मिला के लिखेंगे। और अगर वो आपसे इंडिपेंडेंटली पूछ लेता है कि बताएं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंसेस क्या क्या हैं, फिर आप सेक्शन 96 से लेके तो सेक्शन 106 तक कंटिन्यूसली ये तमाम सेक्शन जो हैं उनको लिखेंगे। तो इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।